हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। हम बात करेंगे इसमें वीज़ा की, और वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। और उन डॉक्यूमेंट में जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि बॉटलनेक है, वो अमाउंट होती है वीज़ा के लिए। बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक स्टेटमेंट के साथ वो प्रूफ दिखाना होता है कि ये पैसे आपके आए कहाँ से। ये बात तो इस वक्त सबको पता होगी। ये जो टाइम है, ये चल रहा है टाइम, ये जो है एडमिशन का टाइम है, और तकरीबन ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन इस वक्त ओपन है, और ये चलेंगे तकरीबन जून तक, मई या जून तक। लेकिन बेहतरी इसी में है, और अच्छा यही प्रोसेस है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, और जितनी जल्दी हो सकता है आपका एडमिशन हो जाएगा। और प्री इनरोलमेंट वीज़ा से पहले करते हैं। मैं इस चीज़ पर हर वीडियो में इसलिए बार बार मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि प्री इनरोलमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लेट प्री इनरोलमेंट की है तो आपकी समरी लेट फॉरवर्ड होगी, तो आपने जस्ट कॉन्सुलेट में जाके फाइल सबमिट करनी है। इस्लामाबाद एम्बेसी वालों के लिए गिलगित, स्कर्दू, लाहौर, रावलपिंडी और इसके आसपास जितने भी हैं, सब जो हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं। सबमिट का मतलब, जब उनकी समरी फॉरवर्ड होती है प्री इनरोलमेंट के बाद, समरी फॉरवर्ड होती है तो उनको एम्बेसी से ईमेल आती है कि आप आएँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो जितनी जल्दी आपकी प्री इनरोलमेंट होगी उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अभी 2023 स्टार्ट हो गया है, और ऑलमोस्ट जनवरी जो है एंड होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पिछले साल समरी फॉरवर्ड होने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं मिली। जस्ट इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सकता है एडमिशन, उसके बाद फिर प्री इनरोलमेंट करें। प्री इनरोलमेंट अभी 1 महीने या सवा महीने में ओपन हो जाएगी, और मैक्सिमम पिछले साल मार्च के एंड में स्टार्ट हुई थी, तो इस साल भी इसी टाइम स्टार्ट होगी। वो पहली चीज़ हम बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में जब आप शो करते हैं तो उस वक्त आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो उस वक्त जब फाइल सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर और एम्बेसी की वेबसाइट पर अपडेट हो जाता है। एक आपको पीडीएफ फाइल मिलती है जिसमें तमाम चीज़ें डिटेल में लिखी होती हैं। ये बिल्कुल इस तरह की फ़ाइल होती है, पीडीएफ फाइल। इसमें डीओवी के डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, इसमें तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं। तो अगर कराची वाले, पिछले साल तक तकरीबन हर बंदे ने वीज़ा के लिए डीओवी की जगह सीमिया बनवाया था, तो इस साल भी जिन जिन लोगों ने अप्लाई करना है, जिनके एडमिशन हो गए, तो अभी से सीमिया के लिए अप्लाई करें। और जैसे ही वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपने जस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी सीमिया अटैच करें और सबमिट कर दें। और सीमिया भी दो तरह के होते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, एक स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। आपको दोनों चाहिए, जस्ट कंपेरेबिलिटी नहीं चाहिए, वेरिफिकेशन भी चाहिए। ये बात आप याद रख लें। तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए तकरीबन 17 लाख। आप 17 लाख किस तरह कह सकते हैं, तो पिछले साल जो वीज़ा फाइल थी उस पर क्लियरली मेंशन हुआ था 6079 यूरोस, तकरीबन 6100 यूरो। और आज की तारीख में 6100 बनते हैं 17 लाख, तकरीबन 17 लाख बनते हैं। तो अगर आपके पास ये अमाउंट बैंक में है तो आप वीज़ा फाइल सबमिट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जानने वाले, तो वो कहते हैं यार हम बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। यार देखें, सबसे पहले तो आपने बैंक स्टेटमेंट अरेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन वीज़ा फाइल सबमिट करनी है, एक दिन पहले आपने किसी से 15-20 लाख ले लिए, वो अपने बैंक में डाले। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो जो आपके पास ये 17 लाख हैं, उन 17 लाख या जितने भी हैं, उसका आपने प्रूफ भी देना है कि वो पैसे आए कहाँ से। तो उस प्रूफ में आपने क्या शो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट शो करना है, ये आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले साल जो कॉन्सुलेट की फ़ाइल थी इसको डिस्कस करते हैं कि इसी में देखते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड एंड साइन। तो ये होता क्या है, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब आप वीज़ा फाइल सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपने एक वीज़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है। परेशान होने की बात नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगी कि इसको प्रॉपरली कैसे फिल करना है और कैसे साइन करना है। उसके बाद आपकी कोई पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं और आपका वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट। और इसमें आप देख लें कि वैलिड पासपोर्ट कब तक वैलिड होना चाहिए, ये देख लें। और उसके बाद आता है आपका डीओवी या सीमिया। नेक्स्ट पॉइंट, डीओवी या सीमिया। और ये देखें, ये जो है ना, ये सारा ये फाइनेंशियल प्रूफ और फाइनेंशियल जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, सारी चीज़ें इसको भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद प्रॉपर अकोमोडेशन इन इटली, मतलब आपने वीज़ा जब फाइल सबमिट करते हैं तो उस वक्त भी आपको अपना प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भाई आपने इटली में अकोमोडेशन अपने लिए ढूंढ ली है। फॉर एग्जांपल, आप अभी फाइल सबमिट कर रहे हैं,
तो आपको वीज़ा मिलेगा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद। एक अंदाजे के मुताबिक आप अगले 1 महीने में या अगले 2 महीने में होटल बुक करें 3 मंथ्स का, मिनिमम 3 मंथ्स का होटल बुक कर, सॉरी 1 मंथ का होटल बुक करें। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपकी फ़्लाइट टिकट आ जाती है यहाँ पर। तो मतलब होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट ये आपने पहले ही कंफर्म करनी है। उसके साथ इटरनरी टिकट होता है और booking.com से आप होटल बुक करते हैं तो उसकी स्लिप होती है, वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। और एक और चीज़, ये पॉइंट नंबर 10 में देखें कि आपको इंश्योरेंस भी चाहिए होता है। तो ये इंश्योरेंस आपको कहाँ से मिलेगा? ये इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा कोई तकरीबन पाकिस्तानी 10,000, 12,000, 11,000 तक का मिल जाता है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इनके साथ रजिस्टर्ड होती हैं। एम्बेसी की वेबसाइट पर या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा कि किन किन कंपनीज की आप इंश्योरेंस शो कर सकते हैं। तो ये होनी चाहिए मिनिमम 30,000 यूरोज़ की। और जहाँ तक बात है कि फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग, काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम वीज़ा फाइल सबमिट करें, हमने होटल भी बुक कर लिया 1 महीने का और फिर हमने फ़्लाइट भी बुक कर ली, तकरीबन इसी में 2, ढाई, 3 लाख लग गए। तो अगर हमारे वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे? तो आप मेरे चैनल पर जाएं, मैंने वीडियो बनाई है कि बगैर पैसों में, बिना जुगाड़ के, बगैर पैसों में जुगाड़ में आप किस तरह होटल बुक कर सकते हैं और किस तरह अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपका जो स्पॉन्सर होगा वो या आपकी अम्मी हो सकती हैं, या आपके अब्बू हो सकते हैं, या आपका भाई या आपकी बहन हो सकती है। इनके अलावा आपका कोई भी स्पॉन्सर नहीं हो सकता, ठीक है। तो काफ़ी लोग कहते हैं मैं मामू को स्पॉन्सर बना लूँ, चाचा को बना लूँ। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बना सकते। इनकी रिक्वायरमेंट में जो एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट है वो है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका बनता है नादरा से। आप नादरा से बनवाएंगे तो इसमें आपकी फैमिली की तमाम डिटेल आ जाएगी कि आपके अब्बू, आपकी अम्मी, कितने भाई हो, कितने बहन हो। तो इसीलिए आप कोई नहीं सबमिट करा सकते किसी और का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सबमिट करानी है, जो अटैच करेंगे आप, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बोले तो आपके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो मिनिमम 3 मंथ्स की हो सकती है और या फिर आप 6 मंथ्स की भी लगा सकते हैं। 6 मंथ की लगाएंगे अच्छी बात है, 3 मंथ्स की भी लगा सकते हैं। और काफ़ी लोगों के वीज़ा अप्रूव हुए हैं 3 मंथ्स पर। तो उसके बाद जो है एविडेंस ऑफ अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और फिर सैलरी एविडेंस, फिर आता है आपका एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या चीज़ है ये? उसके बाद रिलेशन प्रूफ विद द स्पॉन्सर FRC, और टैक्स रिटर्न्स ऑफ द स्पॉन्सर फॉर लास्ट 2 ईयर्स। आप देख लें यहाँ पर, आप क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो आपका जो स्पॉन्सर होगा वो टैक्स फाइलर होना चाहिए। आपका स्पॉन्सर अगर टैक्स पे करता है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, वरना वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। एक और अहम बात ये है कि काफ़ी लोग होते हैं कि जिनके 2 स्पॉन्सर हैं। फॉर एग्जांपल, एक उनके अब्बू हैं या अम्मी हैं, फिर भाई हैं या बहन हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अब्बू की सैलरी कम है, कम कमाते हैं, या भाई की या बहन की थोड़ी ज़्यादा है, या वाइस वर्सा, तो वो 2 स्पॉन्सर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। और उसके अलावा किसी का अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस भी FBR में रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रॉपर। और अगर प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो आप शो नहीं करा सकते एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में। और उसके अलावा एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स लागू नहीं होता। जैसा कि गिलगित है, बल्तिस्तान है, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगता। तो अगर यहाँ के स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी वहाँ पर कोई बिजनेस है, तो उनकी किसी स्पॉन्सर की जॉब वहाँ पर है, तो वो किस तरह डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे? तो इसमें कुछ वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, कुछ स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। खैर, यहाँ से मैं अपनी बात आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्पॉन्सर के वो कौन कौन से होते हैं। मेरे जो है वो 2 स्पॉन्सर थे। एक मेरे फादर थे जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो रिटायर हो गए थे, तो मैंने उस हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे। और मेरे दूसरे स्पॉन्सर जो थे वो मेरी सिस्टर थी, तो उनकी भी गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैंने फिर उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। तो पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आपका स्पॉन्सर है वो रिटायर हो चुका है, जाहिर सी बात है रिटायरमेंट होती है तो फिर बैंक में बहुत सारे पैसे आते हैं, किसी के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितने भी हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपने अपने स्पॉन्सर का एक एफिडेविट बनवाना है। तो उसमें यह मेंशन हुआ होता है कि ये जो है पढ़ने जा रहा है इटली, 2 साल, 2.5 साल जितने भी लगाएगा, इसमें जितने भी खर्चे आएंगे सब मेरे ज़िम्मे हैं। और वो आपका स्पॉन्सर है, उसका साइन चाहिए होगा, फिर उसको ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक से फिर अटेस्ट भी कराना पड़ता है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ऑर्डर सबमिट कराया था। रिटायरमेंट ऑर्डर कि इस बंदे की रिटायरमेंट हो चुकी है। और उसके बाद रिटायरमेंट के फंड्स, GP फंड होते हैं, BF फंड होते हैं, और इस तरह काफ़ी सारे फंड्स आते हैं।
तो हर पेज पर कुछ फंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जीपी फंड 10 लाख आया है और बीएफ फंड जो है वो 17 लाख आया है, कुछ 18 लाख आया है। ये सारे जो है पेजेस एक साथ स्टेपल होंगे और वो वहाँ सबमिट होंगे कॉन्सुलेट में। फिर उसके बाद ये फंड्स के जो हो चेक होते हैं, चेक्स मतलब चेक में मिलते हैं। जब आप उसको बैंक में जाते हैं वो फिर आपके अकाउंट में कैश आ जाता है, तो वो चेक भी आपने साथ में अटैच करना है। फिर आपका जो है वो बैंक स्टेटमेंट आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट जितनी भी है, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतनी मिठास, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। आप और ज़्यादा लगाएं, जितने ज़्यादा पैसे शो करेंगे उतना अच्छा होगा। कहने का मतलब वीज़ा के टाइम आपने बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना है और स्कॉलरशिप के टाइम गरीब बन जाना है बिल्कुल से। वो किस तरह गरीब बन सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है टैक्स रिटर्न्स, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आपने शो करना है। यकीनन आपके फाइल स्पॉन्सर जो होंगे वो एफबीआर में रजिस्टर्ड होंगे, टैक्स पेयर होंगे, फाइलर होंगे, तो पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आपने उसमें लगा देना है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी दूसरा स्पॉन्सर, तो उसमें बिल्कुल सेम डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस था। तो डिफरेंस ये था कि एक एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप बिल्कुल वही लगाया था। फिर उसके बाद जिस तरह स्पॉन्सर पिछले जो रिटायर्ड थे तो उनमें मैंने रिटायरमेंट ऑर्डर लगाया था, तो इसी तरह इनकी जॉब है तो मैंने जॉब लेटर लगाया था। और उसके बाद 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, 2 साल के। और फिर उसके बाद सैलरी स्लिप्स, 6 महीने की सैलरी स्लिप्स लगाई थी। और फिर बैंक स्टेटमेंट जिस तरह पहले इसी का इस तरह। फिर उसके बाद एफ आर सी दोनों के लिए लगाया था कि ये दोनों ही मेरे ब्लड रिलेटिव हैं, इसीलिए ये प्रूफ देना पड़ता है एफआरसी का। यहाँ पर मेरे जो दूसरे स्पॉन्सर थे तो वो थे गिलगित में, उनकी जॉब थी गिलगित में, मतलब नो टैक्स रीजन है वो, नो टैक्स रीजन, वहाँ पर टैक्स नहीं लगता। मतलब मेरे जो दूसरे स्पॉन्सर हैं वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, फाइलर नहीं है। तो यहाँ मैंने उसकी जगह एक डॉक्यूमेंट बनवाया था वहाँ के लोकल डीसी ऑफिस से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। ये वहाँ का नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि ये जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता। तो मैं डीसी ऑफिस से मैंने उनसे लिखवा के प्रॉपर साइन और स्टैम्प से ये बनवाया था कि ये जो बंदा है इसकी जॉब यहाँ पर है, वो ये जॉब करता है और हमारे इस एरिया में टैक्स नहीं लगता, टैक्स पेयर यहाँ पर नहीं है, कोई टैक्स फ्री जोन है। तो वो मैंने अटैच किया था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में सजेशंस दें कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट्स में पूछें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।